कंटिन्यू करेंगे और आज हम 3 और थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम 9 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसके बाद 3 या 4 थ्योरीज और रह जाती हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि किसी भी एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कौन सा वर्बल है कौन सा नॉन वर्बल है, और ये जो भी जितने भी प्रकार का है तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ठोस व तरल बुद्धि से। फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस किसने दी है? रेमंड बी केटल ने दी है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना अगर आप याद रख लेते हो कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये रिलेटेड होती है हमारी हेरिडिटी से। हेरिडिटी मतलब कि हमारे वंशानुक्रम से रिलेटेड होती है, या फिर हम अनुवांशिकता ही बोल सकते हैं। और क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस होती है ये हमारे वातावरण से एक्वायर की हुई होती है या वातावरण से सीखी हुई होती है। ये हमारे इन्वायरमेंट से होती है। ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब हेरिडिटी से जो चीज़ हमें मिली प्राप्त होती है उसे हम बढ़ा सकते हैं क्या? हेरिडिटी हमारे अंदर अनुवांशिक गुण ये है कि हमारी हाइट 4 फीट रह सकती है, क्योंकि हमारे घर में सभी 4 फीट के हैं। तो हम हमारी हाइट 6 फीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जो तरल बुद्धि है, इसे आप प्रैक्टिस करके या फिर अपने एक्सपीरियंस पे बेस पर इसे आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है इसे आप इंक्रीज कर सकते हो। इसे आप इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि इसे हम बढ़ा सकते हैं। अनुभव के साथ ये बढ़ती जाती है, लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती। इतना याद रखना, आपकी ये थ्योरी खत्म हो जाती है। ठीक, और आगे मैंने इसमें ऐड की हुई ये चीज़ें। फ्लूइड इंटेलिजेंस ये सभी प्रकार की तार्किक क्षमताओं को हल करने में सहायता करती है, जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग्स हैं एंड नई समस्याओं को समाधान करने की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस लगती है। यह पूर्व ज्ञान से हल निकालने की योग्यता, यानी कि नई समस्याओं में पूर्व ज्ञान का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, बिना प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करे हुए सॉल्यूशन निकाल रहे हो। अगर हम इस डायग्राम को देखें, जैसे कि अब ये लड़की जो है इस पजल को सोल्व कर रही है। अब पजल को सोल्व करने के लिए इसका प्रीवियस नॉलेज काम करेगा क्या? तो आप बोलोगे सर कर सकता है, बट कहाँ करेगा? प्रीवियस जब इसने पहले कभी कोई पजल सोल्व करा होगा तो उसमें हो सकता है इनका अरेंजमेंट कुछ और हो, लेकिन इसमें इसका अरेंजमेंट कुछ और है, तो प्रीवियस नॉलेज तो वर्क कर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक बुक को पढ़ रही है। अब इसको बुक को पढ़ने में इसका प्रीवियस नॉलेज काम करेगा। कुछ वर्ड्स होंगे जिसका ऐसे मीनिंग मालूम नहीं होगा, अगर इसने वो वर्ड्स पहले पढ़े होंगे वहाँ पर इसको उसका मीनिंग पता होगा तो वो इसे यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ये रीडिंग करेगी उतनी ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल वे में आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो। यह जन्मजात और प्राकृतिक तत्व है, यानी कि इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस के द्वारा ये निर्धारित होता है। इनेट एंड नेचुरल है, इनेट एंड नेचुरल है, और इनहेरिटेंस यानी हमारे वंशानुक्रम द्वारा ये निर्धारित होता है। ठीक है बात, लॉजिकल वे में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और ये इनहेरिटेंस है। बस इतने 3 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर आता है हमारा क्रिस्टल इंटेलिजेंस, जैसे हम बोलते हैं ठोस बुद्धि। यह बुद्धि व्यक्ति के पूर्व कौशल, ज्ञान तथा अनुभव जो उसे वातावरण से अर्जित करे हैं, आपने एनवायरनमेंट से जो भी एक्वायर करा है वो सब इसमें काम करेगा। अनुभव पर आधारित होने के कारण समय के साथ वृद्धि में इस बुद्धि का विकास होता जाता है। यानी जो क्रिस्टल थिंकिंग है, वो क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों को ग्राफ पर समझने की कोशिश करें तो मान लो ये आप हो अभी 0 साल के, फिर आप 1 के हो गए, मतलब 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 के हो जाओगे, 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे, 70 के, 80 के, और फिर 90-100 तक के। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपकी जो यहाँ पर हम इंटेलिजेंस को ले लेते हैं। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी पहले तो, इस तरह से बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इससे हम रेड कलर से हमने फ्लूइड इंटेलिजेंस को शो करा है। ठीक है, अब 20 तक तो ये बढ़ेगी, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी और फिर धीरे 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 कमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो लॉजिक फिर सही तरीके से नहीं लगा पाते। तो ये हमने बात करी फ्लूइड इंटेलिजेंस की। और अगर इसी ग्राफ पर हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को समझें तो वो कैसे समझेंगे कि आपकी इंटेलिजेंस जो थी वो बढ़ रही थी, जैसे फ्लूइड बढ़ रही थी ऐसे ही आपकी बढ़ रही थी। और फिर ये 20 के बाद भी क्या रही है, 20 के बाद ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। ठीक है, ये कौन सी है? ये हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, यानी कि ठोस इंटेलिजेंस है। और जो हमने रेड कलर से शो करा है ये हमारी
फ्लूइड इंटेलिजेंस है। आप इसे इस डायग्राम को बना भी सकते हो। जो रेड कलर से है वो हमारी फ्लूइड यानी कि तरल इंटेलिजेंस है, जो कि 20 के बाद कम होना शुरू हो जाती है, और ये जो आपकी ठोस है वो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आपके अंदर अनुभव आता जाएगा ये आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस ग्राफ को आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये दोनों इंटेलिजेंस काम करती हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है थर्ड पर, ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया। देखो एक चीज और ध्यान रखो, ये कौन है? स्टर्नबर्ग है। एक जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो 2 फैक्टर थ्योरी थी, वो किसने दी है? वो स्पीयरमैन ने दी है। एंड जो आईक्यू का फॉर्मूला है या आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है? आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया है। तो विलियम स्टर्न जो है उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया है। एंड जो स्पीयरमैन है उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। और फिर एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड। ठीक है, तो ये 3 एस में आप कंफ्यूज मत होना, तीनों ही अलग अलग है, उन्होंने अलग अलग फील्ड में अपने हिसाब से काम करा है। 3 टाइप की इन्होंने इंटेलिजेंस दी। 3 टाइप की इंटेलिजेंस की हम बात कर लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस को लेकर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। यानी कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होगा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों को चयन करेगा, यानी कि उनको चूज करेगा कि हाँ ये पर्यावरण के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, खेती हो गया, या ये जानवर हो गए जो मुझे काम में आने वाले हैं, और फिर उन्हें अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर सकता है। तो ये है बुद्धि। ठीक, पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने की क्षमता, अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को चेंज करने की क्षमता, और उसे चूज करने की क्षमता। तो ये है बुद्धि, किसके अनुसार? स्टर्नबर्ग के अनुसार। अब इन्होंने 3 तरह की बुद्धि बताई है, पहले हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इस टेबल को समझेंगे। पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे घटकीय बुद्धि बोला जाता है, एनालिटिकल एंड कॉम्पोनेंशियल। सृजनात्मक, अनुभाविक, क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल। व्यावहारिक, सांदर्भिक यानी कि प्रैक्टिकल, और कॉन्टेक्चुअल। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही नाम याद रखना, और चारों ही नाम याद रखना है कुल मिलाकर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ओनली इंग्लिश में याद रखो, हिंदी मीडियम से और आपने ओनली हिंदी में ही पढ़ा है तो आप इंग्लिश में भी याद रखो। ठीक है, अब इसके एक एक करके बुद्धियों को समझ लेते हैं। सबसे पहले विश्लेषणात्मक बुद्धि समझते हैं, घटकीय बुद्धि को समझते हैं, ये क्या है। देखो इसमें आप क्या करते हो, समस्या आने पर आप उसका विश्लेषण करते हो, उसकी आलोचना करते हो। तो आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, चीज़ों को कंपेयर करना, जज करना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तुलना करना। तो ये इस तरह की जब आप बुद्धि लगाते हो तो वहां पर आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि लगती है, यानी एनालिटिकल बुद्धि लगती है। चीज़ों को तोड़ कर देख रहे हो आपकी, यार क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर हमारी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस लग रही है। ये वर्ड याद रखना कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना, उसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, तुलना करना यानी कंपेयर करना, तो इसमें हम विश्लेषणात्मक बुद्धि लगाते हैं यानी एनालिटिकल थिंकिंग लगाते हैं। इनकी थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चन यही वाला बनता है कि एनालिटिकल थ्योरी किससे रिलेटेड है, क्रिएटिव कौन सी है, एंड प्रैक्टिकल कौन सी है, या फिर इनके फुल फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म नहीं, इनके टाइप पूछ लेता है कि ऑप्शंस में ये तीनों दे देगा और चौथा कोई सा और दे देगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरी है जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी, कौन सी बुद्धि है जो स्टर्नबर्ग ने दी है, इस तरह से। ठीक, विश्लेषणात्मक बुद्धि को समझा हमने। आगे सृजनात्मक की बात करते हैं, अनुभाविक बुद्धि, क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसमें समस्या समाधान हेतु पूर्व अनुभव का आप उपयोग करते हो, आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनका यूज करते हो, इसलिए इसे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ इन्वेंट करना, कुछ क्रिएट करना। तो आप खोज करते हो, आविष्कार करते हो, कुछ नया क्रिएट करते हो, कुछ मौलिक बनाते हो, ये ला गलत बन गया, मौलिक मौलिक वस्तु बनाना। ठीक है, तो वो सब कुछ हमारी क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाएगा, सॉरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में जाएगा, सृजनात्मक बुद्धि या फिर आनुभविक बुद्धि। ठीक है, थर्ड आता है फिर टाइप इसमें व्यावहारिक या फिर सांदर्भिक बुद्धि, प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसमें आप क्या करते हो,
इसमें दिन प्रतिदिन में होने वाली ज़रूरतों को पूरा करना। अब डे टू डे लाइफ में आपके सामने बहुत सारी समस्या आती हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिन्हें हमें टैकल करना होता है, तो वहाँ पर हम व्यवहारिक बुद्धि लगाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पर हम सांदर्भिक बुद्धि लगाते हैं। ठीक, या इसमें हो आएगा क्या सांदर्भिक बुद्धि में, कि जो वर्तमान पर्यावरण है उसमें या तो आप शीघ्र अनुकूल कर लेते हो, यानी जैसा एनवायरनमेंट उसी में एडेप्ट कर लेते हो, या फिर पर्यावरण में आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर लेते हो, कि जो एनवायरनमेंट है उसमें आप चेंज कर देते हो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, कि यार मुझे ये रास्ता यहाँ से चाहिए तो मैंने रास्ता यहाँ से बना दिया। कई बार नदियों के हम रास्ते मोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो 3 तरह की बुद्धि है, हम इसको उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहला एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, प्रैक्टिकल यानी कि जिसे हम बोलते हैं व्यावहारिक। तो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक, तो 3 तरह की बुद्धि हो जाएंगी। एनालिटिकल में आप प्रीवियर नॉलेज का यानी पूर्व ज्ञान का उपयोग करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। क्रिएट में आप कुछ भी नया बनाते हो, कुछ भी न्यू जनरेट करते हो, यूनिक सिचुएशन आ सकती है यहाँ पर। एंड फिर आपका प्रैक्टिकल, इसमें आप एडेप्ट करते हो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट के साथ या तो एडेप्ट करते हो या फिर आप इन्वायरमेंट को ही चेंज कर लेते हो। यहाँ पे लिखा है चेंजिंग इन्वायरमेंट, या तो आप एडेप्ट करोगे या फिर चेंज करोगे, या फिर सिलेक्ट करोगे इन्वायरमेंट की मुझे इस वाले इन्वायरमेंट में रहना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टर्नबर्ग की ट्रायर की थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो बात करेंगे इस बुद्धि के, इन्होंने क्या बोला इनके सिद्धांत में, इन्होंने बोला है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, यानी इन्होंने जी फैक्टर वाली जो बात थी, सिंगल फैक्टर थ्योरी वाली जो बात थी, उसको बिल्कुल नकार दिया। फिर क्या बोला कि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है, कि इंटेलिजेंस किसी एक टाइप को एक एलिमेंट नहीं है, बट बहुत सारे डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है जिनका अस्तित्व है। क्यों नहीं रहता है? ठीक है, और प्रत्येक बुद्धि क्या करती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, यानी कि बहुत सारी प्रकार की बुद्धि है, बहुत सारी प्रकार के इंटेलिजेंस है, लेकिन सब अलग अलग अपने अपना काम कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक बात और कही है, क्या, कि समस्या समाधान के टाइम पर जो भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं ना आपके पास, वो उनकी अंतःक्रिया के माध्यम से क्या होगा, समाधान निकलेगा। एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द सॉल्यूशन कम्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटेलेक्ट्स। बहुत सारे तरह की आपकी बुद्धियां हैं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो इन सारी बुद्धियों के इंटरेक्शन से क्या होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, यानी समस्या का समाधान निकलेगा। ये बात करी है हार्वर्ड गार्डनर ने। अब इनकी जो बुद्धियों के प्रकार है उनकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने बुद्धियों के प्रकार कितने दिए भाई, पहले थे 7, 1998 में रिवाइज होकर हुए 8 और 2000 में रिवाइज होकर हुए 9। अच्छा, इनकी एक बुक है उसका नाम याद रखिएगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड है या फ्रेम्स ऑफ इंटेलिजेंस है, चलो मैं इसे ना देखकर सही बता दूंगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड है या फ्रेम्स ऑफ इंटेलिजेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं इसमें। तो बुद्धि के पहले 7 प्रकार थे, 1998 में 8 हुए और 2000 में 9 हुए। अब आपको कौन सा याद रखना है, एग्जाम में कौन सा टिक करना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 8 8 4 5 10 ऐसा करके आएगा, 7 8 9 तीनों को तो उसे देना नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 8। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब 2000 के बाद अपडेट होकर 9 हो गया, नवा प्रकार जो जुड़ा है वो अस्तित्ववादी जुड़ा है, अस्तित्ववादी। याद रख सकते हो कि नवा प्रकार अस्तित्ववादी है, कहीं आ जाए तो। और जो आपकी एनआईओएस की बुक है उसमें 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एनआईओएस की बुक हो सकता है अपडेट नहीं हुई हो काफ़ी टाइम से, एनसीईआरटी 1998 से ही हो सकता है अपडेट ना हुई हो, और 2000 के बाद 9 हो गई, तो कुछ राइटर्स हैं जो अब 9 लिखने लगे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 8 ही पूछेगा, अगर और कुछ पूछे तो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से जज सकते हो। बाकी अगर आंसर शीट में गलत आता है तो हम क्लेम कर सकते हैं। एनआईओएस में 7 लिखा है, एनसीईआरटी में 8 लिखा है, दोनों ही ऑथेंटिक कंटेंट है। ठीक है, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताइए। जनरली हम ओवरऑल क्या याद रखते हैं, हम 8 याद रखते हैं कि 8 प्रकार की बुद्धि बताइए हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि, हिंदी इंग्लिश सब में मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसमें आप लॉजिक लगाते हो, मैथमेटिशियन इसमें जाते हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक, जिसमें स्पीकर्स आ जाएंगे। म्यूजिकल, जिसमें संगीतकार आ जाएंगे। बॉडली काइनेस्थेटिक, जिसमें खिलाड़ी आ जाएंगे।
नेचुरलिस्टिक, जो पर्यावरण के प्रति बिल्कुल लगाव रखता हो, इसमें आपके वनस्पति शास्त्री हैं जो हैं वो आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल में जो खुद को ही जानता हो, खुद की भावनाओं को समझता हो, वो आ जाएगा। विजुअल स्पेशियल में इसमें जो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, जो स्केच आर्टिस्ट हैं, वो आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल में आपके राजनीतिज्ञ आ जाएंगे, जो काउंसलर्स होते हैं वो आ जाएंगे, जो दूसरों की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की जनरल बुद्धि होती है। ठीक है। अच्छा, अस्तित्ववादी में कौन से आएंगे? तो जो दार्शनिक होते हैं उन्हें अस्तित्ववादी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं एक एक करके हर प्रकार की बुद्धि को। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाषागत यानी कि लिंग्विस्टिक। भाषागत बुद्धि में भाषा के उत्पादन और उपयोग के कौशल है। स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। कवि, पत्रकार, वकील, लेखक, व्याख्याता, पोइट, जर्नलिस्ट, लॉयर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लॉयर बोलते हैं, लायर, लायर बोलते हैं, राइटर एंड लेक्चर। तार्किकी बुद्धि, तार्किक बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स। इसमें वैज्ञानिक चिंतन तथा समस्या समाधान के कौशल आ जाते हैं कि आप साइंटिफिकली तरीके से चीज़ों को सोच सको, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सको, लॉजिकल थिंकिंग लगा सको। इसमें आपके साइंटिस्ट आएंगे, मैथमेटिशियंस यानी गणित शास्त्री, नोबेल प्राइज विनर जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। थर्ड होता है स्थानात्मक यानी कि स्पेशियल। यह दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण का कौशल यानी कि स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। आप इमेजिन कर सको कि यार ये चीज़ें ना ऐसी बनने वाली है, या फिर यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ। तो शिल्पकार, मूर्तिकार, चित्रकार होते हैं, ये पहले ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि मुझे इसे ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है। फिर आता है संगीतकार, जिसे हम बोलते हैं म्यूजिकल। तो संगीतिक लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न। संगीत को लेकर जो सेंसिटिव हो। एक मिनट, मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा है कुछ। सिट, 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 सिट। चलिए, तो संगीतकार में कौन कौन से आते हैं? जो म्यूजिक को लेकर सेंसिटिव होते हैं। इसमें हमारे म्यूजिशियन आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स आ जाएंगे, जो वादक होते हैं, कोई तबला बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई बांसुरी वगैरह बजाता है। तो ये सारे भी आपके संगीतकार के अंदर ही आएंगे, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। ठीक है। आगे आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक संवेदी। शारीरिक संवेदी में संपूर्ण शरीर या किसी एक अंग का लोच का प्रयोग करना, उसमें सृजनात्मकता प्रदर्शित करना। किसी एक अंग का आप इस तरह से यूज कर पा रहा है कि उस तरह का कोई यूज ही नहीं कर पाता। जो डांस वगैरह करते हैं वो अपने शरीर को बिल्कुल पूरा यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में आ जाते हैं। आपके जो एथलेटिक्स होते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे सारे। ठीक है। तो जिमनास्ट्स हो गए, एथलेट्स हो गए, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, और जो सर्जन्स होते हैं, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, वो भी इसी प्रकार की बुद्धि में आ जाएंगे। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू सुटेबल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर। आप किसी दूसरे के व्यवहार को सेंस कर सको, समझ सको, यार सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ अच्छे संबंध बना सको, आप उसके साथ रिलेट कर सको। तो ऐसा कौन कर पाता है? जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कर पाते हैं, जो काउंसलर हैं वो कर पाते हैं, पॉलिटिशियन तो इसका यूज भरपूर मात्रा में करते हैं, सोशल वर्कर समाज के अन्य लोगों के साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं। तो उनमें होता है इंटरपर्सनल। ठीक। एक होती है अंतः व्यक्ति यानी कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में खुद की भावनाओं को, अभिप्रेरणाओं को, इच्छाओं को समझना, खुद के ही बारे में आपको पता हो, यार मेरे अंदर ये डिजायर्स क्यों आ रहा है, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ या फिर नहीं हो रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स किस तरह की चल रही हैं। तो जो संत, महात्मा, दार्शनिक हैं वो इसमें आ जाएंगे। प्रकृतिवादी, पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को एक अलग ही नज़रिए से देख रहे होते हैं। जो बॉटनिस्ट हैं, जो जूलॉजिस्ट हैं, जो ऑर्थोलॉजिस्ट हैं यानी पक्षी विज्ञानी हो गए, प्राणी विज्ञानी हो गए, वनस्पति विज्ञानी हो गए, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारी इंटेलिजेंस की थोड़ी कंप्लीट होती है। चलो इनकी आलोचना और कर देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि को मापने के लिए कोई परीक्षण नहीं है, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई कि यार आप मेजर कैसे करोगे। भाई आपको पता है किसी के अंदर मान लो वो वाली थिंकिंग है, कौन सी वाली, उसे ले लो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, कोई टेस्ट तो हो उसको मापने के लिए कि इसके अंदर म्यूजिकल है, इसके अंदर मैथमेटिकल है, इसके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक है, इसके अंदर इंटरपर्सनल है, इसके अंदर इंट्रापर्सनल है। ऐसा कोई परीक्षण ही नहीं है। ठीक है। अब हो सकता है कि ये व्यक्ति की व्यक्तिगत बुद्धि ना होकर कोई प्रतिभा हो सकती है।
मान लो मेरे अंदर कोई टैलेंट ही है कि मैं म्यूजिक अच्छा गा तो नहीं पाता, बजा भी नहीं पाता। मान लो कि मेरे अंदर मान लो टैलेंट है, बहुत अच्छा वो बजा लेता हूँ, क्या पियानो बजा लेता हूँ, ठीक है। अब ये टैलेंट हो सकता है, इसमें मुझे बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, जन्म जाती है, इनहेरिटेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे बुद्धि नहीं बोल सकते किसी प्रकार की। हो सकता है भाई किसी का मैथ अच्छा हो और वो गिटार वगैरह अच्छे से बजा लेता हो, तो यहाँ पर गिटार बजाना उसका टैलेंट हो गया, और मैथ उसने इंटेलिजेंस यानी कि अपनी बुद्धि लगा के सीखा है, तो इस तरह से। अब एक बात आ जाती है कि यार इतनी सारी थ्योरी, न्यू थ्योरी है, हम याद कैसे रखें? देखो मैंने इनको कैसे याद रखा है, ये जो जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, मैंने इनको याद किस तरह से रखा है। मैं जब भी किसी थ्योरी का नाम लेता हूँ तो उसके साथ में उस साइकोलॉजिस्ट का भी नाम लेता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे याद करता हूँ कि यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अल्फ्रेड बिनेस, या फिर ऐसे याद कर लेता हूँ अल्फ्रेड बिनेस यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जब भी मैं यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का नाम अपने माइंड के अंदर चलाऊंगा तो मैं यही करूंगा कि अल्फ्रेड बिनेस यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो मेरे माइंड में क्लिक हो गया है, मतलब कनेक्शन बन गया कि बिने मतलब यूनिफैक्टर थ्योरी। अगर मैं आगे बढ़ूं, इसे उठा ही लेते हैं कीबोर्ड को, आगे बढ़े तो स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, हर बार मैं ऐसे ही बोलता हूँ स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, कभी मैंने सिंगल टू फैक्टर थ्योरी नाम ही नहीं बोला, हर बार स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जब भी बोलो थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इस तरह से बोलो। आगे बढ़ेंगे थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो आपको याद रहेगा कि थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी है। फिर आगे जॉनसन्स का मैंने हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस याद नहीं रखा, मैंने जॉनसन्स का 2 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस याद रखा है। जॉनसन्स 2 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे मुझे याद रहता है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 1 नॉर्मल है, लेवल 2 में थोड़ा आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड इसको याद रखा है गिलफोर्ड्स 3 मॉडल थ्योरी, 3D थ्योरी, सॉरी, गिलफोर्ड्स 3D थ्योरी नाम से याद रखा है, या 3 डायमेंशन थ्योरी से मैंने याद रखा है इसको, गिलफोर्ड्स त्रिविमीय सिद्धांत, हालांकि इनका सिद्धांत मैंने हिंदी में याद कर रहा था। गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशन थ्योरी आप याद रख सकते हो। एंड इसके बाद आगे बात करें तो केटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टल, तो केटल से क्रिस्टल तो वैसे ही आपको याद रहेगा ही। आगे स्टर्नबर्ग ट्राई की थ्योरी, स्टर्नबर्ग ट्राई की थ्योरी 2-4 बार बोलोगे खुद याद हो जाएगा। एंड इसके बाद गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर का है मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड थॉर्नडाइक का है मल्टी फैक्टर थ्योरी, याद रखिएगा गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड थॉर्नडाइक का कौन सा था, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारी थ्योरीज याद रखना है। अब बचते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, तो हम एक क्लास में इंटेलिजेंस टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट और ऐड होंगे, उसके बाद ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर ही सकते हैं। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।